है। इसमें क्या है, चैप्टर 7 में हमें है पेज नंबर 6 पे। पहली कैटेगरी है प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम पास पेपर ऑफ BMBS ओल्ड कैफ पेपर, यानी कि जो BMBS का पेपर होता था उसमें जो सवाल इस चैप्टर से रेलेवेंट उस ज़माने में आए हुए थे वो यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। ये सवाल आपके लिए हमेशा रेलेवेंट है क्योंकि ये सेम लेवल के सवाल हैं, क्योंकि वो कैफ का पेपर होता था, ये भी कैफ का पेपर है, तो ये सवाल जो है ये हमें करने चाहिए। फिर कैटेगरी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन पास पेपर ऑफ BMS ओल्ड CFAP पेपर। ओल्ड CFAP पेपर चूँकि ये आपके चैप्टर 7 और 8 मेनली निकले हैं आपके BMS से, जिसका अब नया नाम SPM है, उसको पुराने ज़माने में BMS कहते थे, तो वहाँ से बहुत सारे सवाल निकले हैं, तो वो सवाल यहाँ डालें। ये सवाल होंगे थोड़े से एडवांस लेवल के, यानी कि जब आपकी चैप्टर की बड़ी सी तैयारी हो जाए, कैफ लेवल के सवाल आपके अच्छी तरह से आपके ग्रिप में आ जाएं, तो फिर आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करें, वो CFAP है। तो CFAP के आप देखेंगे तो सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे। फिर पेज नंबर 10 पे आप आगे देखें तो आपको नजर आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम ICAP स्टडी टेक्स्ट फॉर MFA। ICAP ने क्या किया, अक्सर चैप्टर्स के एंड पे कुछ सवाल डाले। अब कुछ सवाल उन्होंने मेरी तरह से अपनी ही पुराने सवाल उठा के रखे, तो वो सवाल मैंने उस रेलेवेंट कैटेगरी में लाने दिए, और जो नए सवाल ICAP ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिए वो यहाँ डाल दिए। तो ये जो 23 से ऊपर सवाल है ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम ICAP स्टडी टेक्स्ट फॉर MFA, ये आपके लिए रेलिवेंट होंगे। मैं अब कैटेगरी ऑफ रेलेवेंस बता देता हूँ। चलते चलते पेज 13 पे आप आएँ, पास पेपर ऑफ MFA असल वाला, यानी इस एग्जैक्ट इस पेपर के जो सवाल अभी तक आए हुए हैं सिर्फ रीसेंट अटेम्प्ट को छोड़ के, वो यहाँ पे मौजूद हैं 33, 34, 35। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब भी अपनी तैयारी करनी है तो आपकी प्रेफरेंस किस तरह से, 3 कैटेगरीज बनेंगी। MFA के पास पेपर्स, MFA इटसेल्फ के पास पेपर, गिनती की जगह पे आपको नजर आएंगे। टोटल अभी तक 8-10 सवाल हैं टोटल हमारे सिलेबस में, प्लस BMBS के जो कैफ के पेपर के सवाल थे। ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। कोई भी चैप्टर तैयार करने के बाद अगर आपने पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले इन 2 कैटेगरीज की प्रैक्टिस करनी है। आपको MFA का रेलेवेंट सवाल समझ आना चाहिए और आपको BMBS जो कैफ का पेपर था उसका सवाल समझ आना चाहिए। वो हो गया, आपने कहा वाह ज़बरदस्त है, कैफ लेवल पे तो चीज़ें अच्छी हैं, अब थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो ICAP ने फिर जो कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन बताए हैं। तो सेकंड कैटेगरी है ICAP के जो स्टडी टेक्स्ट के सवाल जो उन्होंने एक्स्ट्रा से क्रिएट करके आपको दिए, जो मैंने एक कैटेगरी बना दी कि ये अब ICAP वाले सवाल है, वो सेकेंड प्रेफरेंस है। और फिर लास्ट प्रेफरेंस, अगर ये सब सही है तो इसका मतलब है यू आर वेरी गुड टू गो, कोई मसला नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं बड़े तगड़े सवाल के लिए अपने आप को तैयार करूं, तो वो तगड़ा सवाल तीसरा लेवल है, फिर BMS वाला सवाल जो CA फाइनल लेवल का सवाल है, BMS का यानी कि CFAP वाला जो सवाल है। तो ये मैंने किताब में इसलिए रख दी है कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक चैप्टर तैयार करने के बाद डायरेक्ट CFAP के सवाल में घुसे और उसके बाद कहे मेरे से तो MFA नहीं हो रहा, तो वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी आपकी हमेशा BMBS या MFA का, अगर आपको MFA का पास पेपर का सवाल मिल जाए तो वो फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी ICAP के स्टडी टेक्स्ट के एडिशनल क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने आपको एक कैटेगरी दिखाई। डन। तो इस किताब का ये यूज़ है। बहरहाल जब तक एक चैप्टर ख़त्म नहीं होता, ये जो हाफ पोर्शन है किताब का, ये तब तक यूज़ नहीं होगा जब तक चैप्टर पूरा ना हो। चैप्टर पूरा होने के बाद आप इसकी तरफ आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। डन। तो चैप्टर पूरा करने के लिए चैप्टर को शुरू करना ज़रूरी है। शुरू करते हैं। आज कुछ कारोबारी बातें करते हैं, बस अल्लाह करे ये चल जाए। मेरे साथ ना टेक्नोलॉजी के मसले रहते हैं, कुछ शुआएं निकलती हैं जिससे टेक्नोलॉजी की चीज़ें आधी काम करना बंद कर देती हैं। शायद ठीक है। कंपेटिटिव फोर्सेस, अब आप एक बिजनेस में हैं और अब आपने देखना है अपने इर्द गिर्द कंपटीशन को। अपने इर्द गिर्द 2 तरह की चीज़ें देखनी होती हैं, कंपटीशन या कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं,
और नंबर 2 आपके इर्द गिर्द की जो पेस्टल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फलाना फलाना, उसको देखना होता है। इस चैप्टर में जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ कंपटीशन। आपके इर्द गिर्द कंपटीशन क्या है, कंपटीशन को आप किस तरह से लेके चलेंगे। तो जब मैं एक बिजनेस सेगमेंट में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में हूँ, मैं कौन सी मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ, उस मार्केट में प्लेयर्स कितने हैं, उसमें कस्टमर्स किस नौइयत के हैं। तो मुझे कोई सी 10 इंडस्ट्रीज बता सकते हैं आप लोग? एक काम करता नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, मैं यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल से फ़र्क है ये। टेक्सटाइल के अंदर कई तरह के मज़ीद सब सेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि टेक्सटाइल के अंदर जिनिंग का अलग काम हो सकता है, प्रिंटिंग का अलग काम हो सकता है, वीविंग का अलग काम हो सकता है। आपको पता है, मतलब सबसे पहले तो कपास में से रुई अलग होनी है, ये एक अलग बिज़नेस है। फिर उस रुई से धागा निकलना है, ये एक अलग बिज़नेस है। फिर उस धागे का कपड़ा बनना है, ये अलग सेक्टर है। फिर उस कपड़े की डाइंग होनी है, वो अलग सेक्टर है। फिर उसकी सिलाई होनी है, फिर उसके ऊपर फाइनल प्रिंट होना है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स चल रहे होते हैं एक ही इंडस्ट्री में। तो टेक्सटाइल में हम बात करते हैं तो जिनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो ठीक है, इन्होंने इंडस्ट्री बताई टेक्सटाइल, आपने क्लॉथिंग बताई, लेकिन मैं ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ, कुछ डिफरेंट। सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह देने वाली जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, टेक, ओवरऑल टेक, आईटी, ठीक है, दोनों करीब करीब पहुंच गए। सीमेंट, राइस, ठीक है, एग्रीकल्चर, थोड़ा सा बड़ा नाम तो लेना, मतलब आप एक सेक्टर में जा रहे हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब वीट या ये जो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी सप्लाई करने वाली, फर्नीचर वगैरह इससे रिलेटेड। स्टील मिल, या मतलब स्टील मिल तो एक कंपनी का नाम है, मतलब ओवरऑल स्टील से डील करने वाली जो इंडस्ट्री है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमने समझना है कि हम कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम बहैसियत कॉलेज एजुकेशन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बड़ी है, फिर इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। हम एजुकेशन के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज की एजुकेशन देने वाले इदारे हैं। एजुकेशन में तो यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, स्कूल कॉलेज भी हैं, मुख्तलिफ तरह के और इदारे भी हैं। तो हम उस एजुकेशन के अंदर जिस सेक्टर में हैं वो सेक्टर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कोर्सेज की ट्यूशन्स देता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में, फिर ये समझना है कि आप उस इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट में हैं। उस इंडस्ट्री को क्या हम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किताब से पूछें तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आपने कस्टमर को समझना है। अगर मैं इंडस्ट्री और सेक्टर की बात करूं, इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर जो सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो सारे लोग जो कि मिलजुल के, यानी अब आपने किसी एक बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं शुगर की इंडस्ट्री, एजुकेशन की इंडस्ट्री, फलाना इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एक इंडस्ट्री में मिलते जुलते लोग मिलती जुलती चीज़ें बना रहे होते हैं। उस पूरे को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। विद इन एन इंडस्ट्री देयर मे बी डिफरेंट सेगमेंट्स। एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं। किताब ने एग्जांपल दी कि जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस अलग है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस अलग है, फायर इंश्योरेंस अलग है, फलाना इंश्योरेंस अलग है। बैंक के अंदर जनरल बैंकिंग अलग है और ये जो लोन्स देना और डिपॉजिट्स लेना ये सेक्टर अलग है। गवर्नमेंट के अंदर भी कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें, अगर हम बात करें वापडा वगैरह की तो इनके लिए घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन, तो अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो एक इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के सेक्टर्स हो सकते हैं। जब हम इंडस्ट्रियों की डिफरेंट किस्में देखते हैं ना, तो किताब हमें थोड़ी सी गाइडेंस देती है कि बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो जब आपने देखना आप कौन सी इंडस्ट्री में है तो आपको पता हो कि वो किस तरह की इंडस्ट्री है। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज़, टुकड़ों में टूटी हुई, फ्रेगमेंट्स कहते हैं छोटे छोटे पीसेस को। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, उसको इंडस्ट्री कहना भी ना कहते हुए ज़रा डर सा लगता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर ड्रेसर्स शहर के तकरीबन हर कोने में मौजूद हैं, हर इलाके में मौजूद हैं, एक से ज़्यादा मौजूद हैं। बहरहाल एक इंडस्ट्री है, लेकिन मैं उसको इंडस्ट्री की तरह परख नहीं पा रहा। शुगर इंडस्ट्री तो समझ आती है ना कि यार ये 8-10 प्लेयर्स हैं, ये मिला के शुगर की इंडस्ट्री है, ये फर्नीचर की इंडस्ट्री है। लेकिन हेयर ड्रेसर्स को इंडस्ट्री कहना और इंडस्ट्री की तरह सोचना और उसके ऊपर उस तरह से कोई डिसीजन लेना, ये शायद इतना आसान नहीं है।
कई दफ़ा छोटी छोटी सी घरेलू सनतें जो अपने तौर पे छोटे छोटे से काम घर में कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हम इनको कलेक्टिवली जो घरों में लोग काम कर रहे होते हैं उसको कॉटेज इंडस्ट्री कह देते हैं। आप लोगों ने कॉटेज हाउस या इस तरह की चीज़ टैक्स के अंदर देखा होगा, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है, जो छोटे छोटे से पैमाने पे काम कर रही है। तो उन्होंने बजाय इसके कि अलग अलग सेक्टर्स बनाए, उन सबको कलेक्टिवली कह दिया है कि हाँ भाई ये छोटे पैमाने पे जो घरेलू सनतें हैं ये कॉटेज इंडस्ट्री है। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, मुझे फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री की 5 एग्जांपल्स चाहिए और ख़वातीन भी 5 हैं। कमाल हो गया। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, अब सामने तो नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री की एग्जांपल, ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत टुकड़ों टुकड़ों में जगह जगह बिखरी हुई है, उसको कलेक्टिवली आप शायद एक इंडस्ट्री कह के डिसीजन मेकिंग ना कर सकें। ड्राई क्लीनिंग वगैरह के जो काम है ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, ठीक है। 4 ख़वातीन और 4 पॉइंट्स रह गए जी। क्या चीज़? शूज़ वगैरह, ये जो जूते वगैरह हैं, क्योंकि जगह जगह अलग अलग तरह के ब्रांड्स के अलग अलग इस तरह सेटअप बने हुए हैं और इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुए हुए हैं और तकरीबन हर इलाके में काफ़ी सारी वो हैं, तो उसको शायद इतना आसान नहीं है हमारे लिए इंडस्ट्री कहना। ओवरऑल फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, ठीक है जी। 3 और इंडस्ट्रियाँ, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हैं। तो ये बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस हैं और हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ पे हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेड हैं, टुकड़ों में डिवाइड हुए हुए हैं। हाँ जी, 2 रह गई। ये इलेक्ट्रीशियन की जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, घरों में आके एसी वगैरह ठीक करके जाने वाले प्लम्बर्स और ये सारे, बहरहाल ये एक बड़े वॉल्यूम में हैं और पूरे पाकिस्तान में कितने लोग इस रोज़गार से वाबस्ता हैं, लेकिन उस सबको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री उस तरह से नहीं कह पाते, तो हम उसको कह देते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है जी। स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो मुख्तलिफ गली मोहल्ले में मुख्तलिफ लोग स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं, केसिंग्स वगैरह बेच रहे हैं, कुछ कपड़े बेच रहे हैं, कुछ स्वेटर बेच रहे हैं, कुछ वो गर्म सर्दियों में टोपी वगैरह मोज़े बेच रहे हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो जगह जगह छोटी छोटी दुकानें हैं, तो इसका मतलब है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री हमें समझ आ गई। छोटे छोटे से बिजनेसेस जो कि शायद सैकड़ों की तादाद में होंगे किसी भी शहर मुल्क वगैरह में, और आप उनको कलेक्टिवली एक सेक्टर शायद उस तरह से ना कह सकें, तो इसको किताब ने अपनी ज़बान में कहा है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। तो दिस कैन हैपन कि एक पेपर में एक सिनेरियो आए और वो MCQ में पूछे बताओ कौन सी इंडस्ट्री है, और आप उसको पहचान के समझ जाएंगे हाँ भाई ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है जी। ज़्यादातर ये रिटेलर बेस्ड है, ये भाई एक जगह तक पहुँचे, ज़्यादातर ये रिटेल बेस्ड हैं, ये दुकानदार हैं ज़्यादातर। आप देखिए हमने ज़्यादातर जो एग्जांपल्स देखी हैं वो दुकानदारों की देखी हैं, वो दुकानदार जो छोटे छोटे पैमाने पे छोटे छोटे से बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो दुकानदार बहुत सारे बिजनेसेस में होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस में ऊपर चंद बड़े जिन बैठे होते हैं और वो अपनी छोटी छोटी सी दुकानें खोल के बैठे होते हैं। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुई है जी। जी बिल्कुल इसी तरह से जो छोटी छोटी सी, अगेन अगर मुल्क में 4, 5 या 10, 12 बड़ी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हों और उन्हीं की ही ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में फैली हों, फिर तो हम कहेंगे कि वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। और अगर हर जगह हर बंदे ने अपना एक छोटा सा स्टोर किया हुआ है मेडिकल वगैरह का, अपनी डिस्पेंसरी वो शुरू की हुई है, तो जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको तो कलेक्टिवली हम एक इंडस्ट्री काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज, दवाखाने, इस तरह के जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होते। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब है छोटे छोटे से बिजनेसेस जिनको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री कह देंगे, लेकिन हम अपनी वर्किंग बनाते हुए उस इंडस्ट्री को उस तरह से नहीं सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्योंकि वो इंडस्ट्री हर इलाके में अलग तरीके से काम करती है। बाल काटने वाला किसी जगह किसी पैटर्न पे काम कर रहा होगा, किसी जगह किसी पैटर्न पे काम कर रहा होगा, किसी जगह बहुत ज़बरदस्त हाई-फाई इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहा होगा, किसी जगह बहुत ही सादा से इक्विपमेंट के साथ काम कर रहा होगा। तो शायद इसको उस तरह से वॉच करके हम उस इंडस्ट्री की एट्रीब्यूट्स ना समझ सकें। जो टेलर्स वगैरह हैं जो छोटे छोटे से पैमाने पे अपने तौर पे, इसका मतलब ये सारे छोटे पैमाने के छोटे बिजनेसमैन हैं जो बाकी बिजनेसेस से डिफरेंट है। एक ही बिजनेसमैन की पाकिस्तान में 200 ब्रांचें हो तो वो एक सेगमेंट कहलाएगा, लेकिन अगर 200 अलग अलग लोगों ने अपना अपना खाता शुरू किया हुआ है तो फ्रेगमेंटेड। तो हमने सफिशिएंट एग्जांपल्स देखी हैं, तो फ्रेगमेंटेड समझ आया। समटाइम कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम कहते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स पे काम, स्पेस पे काम, स्मार्ट कार्स वगैरह पे काम,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पे काम। तो ऐसी इंडस्ट्रियाँ हैं जिसके ऊपर भी बात चल रही होती है और जद्दोजहद जारी होती है और उसमें लोग काम कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करने वाली होती है, उसको हम कह देते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जो नई इंडस्ट्रीज सामने आ रही हैं, उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज़ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं और बस बड़े पक्के हो के अब वो एक सेटल स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ हैं और वो धड़ाधड़ काम करी जा रही हैं, उनको हम कहते हैं कि वो मैच्योर इंडस्ट्रीज़ हो चुकी हैं। ऑयल इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी हद तक एक जगह पे मैच्योर हो गया है। फर्नीचर वगैरह तकरीबन अब एक ख़ास, अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा जिद्दत नज़र नहीं आ रही, बस एक ख़ास जगह पे पहुंच गया और बस वहीं पे उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। एसी और इन्वर्टर्स वगैरह की टाइप की इंडस्ट्री। तो मैच्योर इंडस्ट्रीज समटाइम वो इंडस्ट्रीज़ जो कि अपने पीक पे पहुंच गई हैं, अब उसमें मज़ीद इनोवेशन नहीं है और बस अब उसमें लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बनाने वाले चीज़ बना रहे हैं, ख़रीदने वाले चीज़ ख़रीद रहे हैं। कुछ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जो नीचे की तरफ जा रही होती हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एक ज़माने में दुनिया में राज करती रही हैं लेकिन अब आज की डेट में वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही हैं। जैसे सामने एक एग्जांपल दी हुई है लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस, जो PTCL, जो तार वाला PTCL है, PTCL फ़ोन। इसी तरह से अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर वगैरह वाली इंडस्ट्री तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। ऐसी 10 इंडस्ट्रियाँ। नोकिया इंडस्ट्री नहीं है, नोकिया कंपनी है। इंडस्ट्री जिंदा है, नोकिया मरा है जी। जो पेपर इंडस्ट्री है, हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री, हाथ से जो कागज़ बनाए जाते थे, वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है तकरीबन। हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे एक ज़माने में, वो इंडस्ट्री तकरीबन ज़वाल पजीर है। और जो देसी हाथों से काम करके मैकेनिक और इस तरह का गाड़ियों को ठीक करने वाले जो बगैर मशीनरी पे ऑपरेट करते थे, वो वाली इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म हो रही है। अब मशीनों से, अब ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके साथ मशीन लगाएं तो उनके मसले ठीक होते हैं, वरना वो ठीक नहीं होते जी। इस जोन में से मुझे जवाब चाहिए। रेडियो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। ये तो अल्लाह भला करे, सड़कों पर रश बहुत ज़्यादा होता है तो लोग जो है वो अपनी USB सुन के तंग आए हुए होते हैं तो वो रेडियो लगा लेते हैं। पहले जो हाथ से बनाने वाले, इसका मतलब ये है कि आप लोग सारे के सारे हैंडमेड चीज़ें जो मशीन्स पे शिफ्ट हो गई हैं, तो तकरीबन एक जैसी बात हो रही है ना। आप कोई नई बात भी करें, पेट्रोल पंप ना करें, आप CNG कह देते मैं मान लेता कि CNG के जो पंप्स हैं वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। UPS ख़त्म हो रहा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने बिजली के सारे मसले हल कर दिए, सोलर पैनल, लेकिन UPS मैच्योर इंडस्ट्री कह सकते हैं। डिक्लाइनिंग इतनी जल्दी ना कहें, आपने एक बहुत ही महंगी चीज़ को रिप्लेसमेंट बना दी है UPS की। DVD रोम CD-ROM वगैरह, अब लैपटॉप में तो वो देना ही बंद कर दिया उन्होंने जी। जो बटन वाले फ़ोन है, बटन वाले कीपैड वाले जो फ़ोन्स हैं, ये ऊपर करा दे। मैंने कहा शायद कह रहे हैं AC वाली इंडस्ट्री जो है इसमें मेरे ख्याल में, हाँ एग्जैक्टली ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन था। समय मौसम भी ठंडा हो गया, बंद करें तो हफ्स हो जाता है, या पंखे को हल्का सा चला लें, शोर आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए कोई ऑफिस बॉय बाहर शायद अगर मौजूद हो, से आवाज़ देते हैं, उनसे कहें जी हमारा ये AC बंद कर दें, फिर 24 पे कर दें। हाँ चलाया हुई 16 पे जालमो, तो ये 24 पे चल रहा है। ये तो किसको हवा दे रहा है ना, ये मेरे काम आ रहा है ना आपके काम आ रहा है, ठीक है। चलें जी, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज जी। टाइपराइटर ख़त्म, गेम ओवर हो गई। सादा वाले वीडियो गेम्स, अटारी, सेगा, ब्लैक बोर्ड्स, PSP अभी इतना मैं ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल चले। PSP, चौक वगैरह, पोस्ट ऑफिस, लेटर्स, फिजिकल लेटर्स,
काफ़ी ज़्यादा हो गई। मैंने फालतू बीच में से माइनस करके मैं 10 क्वालिटी तक पहुंचना था ना, ठीक हो गया जी। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, आपको कहने का मतलब है कि ये वर्ड्स आपको इस लेवल पे समझ आए कि आपके सामने एक एग्जांपल आए तो आप पहचान सकें कि हाँ भाई ये किस किस्म की इंडस्ट्री है। सम टाइम वी टॉक अबाउट ग्लोबल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज, ग्लोबल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि पूरी दुनिया पे ग्लोबली चल रही हैं। जैसे ये मोबाइल फ़ोन वगैरह का मामला है, ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन एक ख़ास किस्म की राइस की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी राइस की प्रोसेसिंग जो कि एक ख़ास इलाके के लोगों की नीड के हिसाब से हो, तो वो ग्लोबल इंडस्ट्री नहीं है। अगेन एग्रीकल्चर भी एरिया टू एरिया वेरी करती है, और एरिया टू एरिया, जैसे पाकिस्तान में बेस है वीट, कुछ मुल्कों में बेस जो है वो राइस है, कुछ मुल्कों में बेस जो है वो पास्ता या समझे मैदा है। तो अगेन मतलब वो फिर हर मुल्क की एग्रीकल्चर की नीड्स जो है ना वो अपने अपने तरीके से हैं। नहीं जी, उन्होंने इसको 25-26 कर दिया जी। बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल जो पूरी दुनिया में चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या मेडिकल इक्विपमेंट जो थ्रू आउट दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह। तो टेक्निकली बस मकसद ये था कि हमें थोड़ा सा ये समझ आ जाए कि ये सेक्टर्स या इंडस्ट्री सेगमेंट्स क्या होते हैं। कुछ इंडस्ट्री है जो मिक्स अप हो रही है, जैसे हमने बात की थी कि मेच्योर इंडस्ट्री में गारमेंट्स की, ठीक है, और नीचे ग्लोबल इंडस्ट्री में देखें तो वो गारमेंट्स। अगेन ऐसा नहीं है कि कोई एक बिजनेस इन 5 में से किसी एक इंडस्ट्री में आएगा। ये कैटेगरीज, ये दरमियान वाली 3 जो है ना, ये एज ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से, इमर्जिंग इंडस्ट्री जो अभी पैदा हुई है, अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। मेच्योर इंडस्ट्री जो कि एक एज पे पहुंच गई है, फुल पीक जवानी पे है। डिक्लाइन इंडस्ट्री जो बुढ़ापे की तरफ है, जो आहिस्ता आहिस्ता कम। तो ये उसकी स्टेज ऑफ ऑपरेशन है, ये 3। तो ये 3 मतलब इंडस्ट्री की किस्म नहीं है, इंडस्ट्री के अलग अलग फेजेज हैं, फ्रेगमेंटेड है जो टुकड़े टुकड़ों में। तो दिस कैन हैपन कि टुकड़ों टुकड़ों में इंडस्ट्री हो और वो ख़त्म हो रही हो। दिस कैन हैपन कि एक इंडस्ट्री छोटी छोटे टुकड़ों में वो इमर्जिंग हो। इसी तरह दिस कैन हैपन कि ग्लोबल इंडस्ट्री हो लेकिन वो डिक्लाइन कर रही हो। तो अगेन मतलब हमें बस ये पता होना चाहिए कि इन सारे अल्फाज का मतलब क्या है, वो मतलब समझ आ रहा है जी। ये जो इंडस्ट्रीज है, जी जी, इंडस्ट्रीज ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ना, जैसे मेरे हिसाब से जो DH की इंडस्ट्री है ये डिक्लाइनिंग हो रही थी, आपने कहा ये डिक्लाइनिंग नहीं है, इसे आपके हिसाब से डिक्लाइनिंग नहीं करता जी। अब ये बात है कि दुनिया में दिस कैन हैपन कि एक इंडस्ट्री कुछ मुल्कों में डिक्लाइनिंग है, कुछ मुल्कों में इमर्जिंग है। पाकिस्तान में ACC है, डिक्लाइनिंग है। बांग्लादेश में कुछ अरसे पहले इमर्जिंग हुआ, इंडिया में इमर्जिंग हुआ, अफ्रीका की साइड पे अब ACCA पहुंचा है और इस वक्त वहाँ पे बड़ी तेज़ी से उसमें ग्रोथ है। तो ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। अब अगेन इस वक्त पढ़ तो हम ये सब रहे हैं, लेकिन व्हेन यू आर इन अ बिज़नेस तो अब आपने देखना है कि मेरा बिज़नेस कौन सी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के कौन से सेक्टर में है, और फिर मेरी इंडस्ट्री किस किस्म की है। क्या ये मैच्योर इंडस्ट्री है, क्या ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, क्या ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है। क्योंकि जब आप पहचान लेंगे कि मेरी इंडस्ट्री किस तरह की है तो आपके लिए एनालिसिस करना, आपके लिए काम करना आसान होगा। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जो डिक्लाइनिंग पे है तो शायद आप वहाँ पे ध्यान से खर्चा करें। आप ऐसी इंडस्ट्री में जो तेज़ी से ग्रो कर रही है तो हो सकता है आप अपने सारे बजट्स उठा के उस वाली इंडस्ट्री पे लगा दें। तो इसलिए अब इस वक्त इस चैप्टर की जो डिस्कशन है वो ये है कि पहचानें कि हम कौन सी इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट में है, ताकि हम समझ सकें। अब अगले लेवल पे आएंगे, पहले इंडस्ट्री समझी, इंडस्ट्री का सेगमेंट समझेंगे, अब आएंगे और समझेंगे हमारी मार्केट क्या है। अब अगली कहानी है हमारी मार्केट क्या है जी। टूरिज्म इंडस्ट्री है पूरी, अब मैच्योर इंडस्ट्री है, क्योंकि आज थोड़ी शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है। और हमें टूरिज्म में डिक्लाइन भी नज़र नहीं आ रहा। कोविड के दिनों में ये तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, कोविड ख़त्म हुआ, लोगों ने दोबारा से घूमना फिरना शुरू कर दिया, तो ये डिक्लाइन होते होते दोबारा मैच्योर इंडस्ट्री की तरफ आ गई है। अब अगेन वही बात है कि कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। पाकिस्तान में भी हमें नज़र नहीं आता लेकिन बहुत है, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में बहुत सारे स्पॉट्स हैं ना। अंग्रेज़ों को तो बेचारों को मसला ये है कि पूरा पूरा मुल्क सिर्फ बर्फ़ से भरा हुआ है, तो उनको बेचारों को कोई गर्म पहाड़ चाहिए। पूरे पूरे मुल्क में समंदर नहीं है तो उनको कोई समंदर वाली जगह चाहिए। पाकिस्तान में तो अल्लाह की तरफ से सब कुछ है, समंदर भी हैं, बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं, खुश्क पहाड़ भी हैं, अच्छे मकाम भी हैं, गर्म मकाम भी हैं, सहरा भी हैं। तो इसलिए हम अपने ही मुल्क में इतना घूम लेते हैं तो हमें उतना आइडिया नहीं होता।
तो वो चूँकि जो लोग जो मुल्क बेचारे खत्ते के हिसाब से ऐसी जगह पे होते हैं तो वो अपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। तो इधर भी आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स मिलेंगे जो स्कर्दू के ट्रिप प्लान करके देते हैं, सवात के, कागान के, इस तरह से करके। तो छोटे छोटे लेवल पे है। प्लस हम लोग सियाहत के लिए दूसरे मुल्क जाएँ या ना जाएँ, उम्रों के लिए ज़रूर जाते हैं, उम्रे के लिए, हज के लिए, ज़ियारात के लिए। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान से निकलने वाले मोर देन 70-80% जो लोग हैं जो दुनिया में जा रहे हैं, वो ज़्यादातर उनकी रीज़न मजहबी रीज़न होती है। तो बहरहाल इंडस्ट्री तो चल रही है, बस उसको टूरिज़म नहीं कहेंगे, उसको उम्रा और ज़ियारात टाइप कह देंगे। तो अक्सर जगह देखिए आप ट्रैवल एजेंट के बाहर लिखा होता है कि उम्रा और ज़ियारात के लिए। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हमारे। क्या ये ज़रूरी है कि हर इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ जाएगी? एक नेचुरल चीज़ नॉर्मली ये कहा जाता है कि हर इंडस्ट्री का अपना एक लाइफ साइकिल होगा। वो शुरू होगी, वो एक ख़ास ग्रोथ पे पहुंचेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि उससे मिलती जुलती को और इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड शक्ल के साथ आ चुकी होगी। जैसे टाइप राइटर से आज भी टाइपिंग हो सकती है, बट ज़्यादा आसान मशीन आने के बाद से वो इंडस्ट्री, तो नीड वही है जिसके लिए इंडस्ट्री थी, उस नीड को सर्व करने के लिए इंडस्ट्री की शक्ल बदल गई है। समटाइम इंडस्ट्रीज कन्वर्ज हो जाती हैं, दो इंडस्ट्रीज आपस में जुड़ जाती हैं। ऐसा कभी होता है? इंटरनेट और मोबाइल आपस में जुड़ गए। चलें कन्वर्जेंस पे बाद में करते हैं। सबसे पहले मार्केट को समझते हैं। आपको इंडस्ट्री समझ आई? अब समझना है कि हमारी मार्केट क्या है। जी जी, ये जो छोटे छोटे से उस तरह के ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि अपने तौर पे वो, जैसे पाकिस्तान में जब हम ट्रैवल एजेंट की बात करेंगे जो इस तरह के ट्रिप प्लान करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेड। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो हॉलीडे बिजनेस, अगर आप कभी सर्च करें हॉलीडे बिजनेस, ये हॉलीडे बिजनेस कहलाता है। तो हॉलीडे के नाम से दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो कि इस चीज़ को पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। एयरबीएनबी है, Booking.com है, ये पूरे के पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं इस वक्त होटलिंग और ये टूरिज़म और सारी इंडस्ट्री के ऊपर। तो पाकिस्तान में ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड है क्योंकि यहाँ पे उस तरह से वो सेक्टर डेवलप नहीं हुआ और हमारे यहाँ नीड और तरह की है। एरिया टू एरिया, इवन शहर टू शहर चीज़ें वेरी करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस शुरू करने के लिए ये समझना ज़रूरी नहीं कि मैंने क्या करना है, ये समझना भी ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री क्या है, ओवरऑल पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मुझे इस इंडस्ट्री की कितनी समझ है। अगर आप इंडस्ट्री को समझे बगैर उसमें घुस गए तो नुकसान होने का खदशा बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री समझ आई? अब उस इंडस्ट्री में अपनी मार्केट समझनी है। मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ पे कुछ बाइंग और सेलिंग हो रही है। मार्केट कैन बी गार्डन टाउन की मार्केट, मार्केट कैन बी DHA की मार्केट, मार्केट कैन बी मिडल ईस्ट की मार्केट, अफ्रीकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, यानी आप मार्केट को लोकेशन के हिसाब से भी बोल सकते हैं। और मार्केट कैन बी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की मार्केट, साउंड इक्विपमेंट्स की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट, कपड़ों की मार्केट, CA पढ़ाने वाले कॉलेज की मार्केट। ये तो एक मार्केट सम हो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली कहलाते तो बिजनेसेस ही हैं। तो जब बिज़नेस हैं तो बिज़नेस अपनी एक मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि अब हमें समझना होगा कि हम हैं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की टीचिंग वाला जो सेक्टर है हम उसके अंदर हैं। अब उसमें हमने अपनी मार्केट को समझना है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ के तो बहुत महंगे महंगे पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन हमारी मार्केट क्या है, हमारा कंज्यूमर कौन है? हमारा कंज्यूमर है 70 to 80% वो बंदा जो कि अपने हालात बेहतर करना चाहता है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जी रहा है और उसने अपने आप को एलिवेट करना और अपनी फैमिली को अपर मिडिल क्लास या मिडिल या अपर क्लास तक लेके जाना है। तो हमारी मार्केट में वो लोग हैं जो कि मेहनती हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रखते। तो किस किस चीज़ के दुनिया में कहाँ से कहाँ रेट पहुँच गए, लेकिन हमारी मार्केट में एक ख़ास जगह से ऊपर प्राइसेस जो बढ़ाता है वो उसके लिए मुश्किल हो जाती है, कंज्यूमर्स की रीच से आउट हो जाती है। खर्चे कई गुना बढ़ गए, लेकिन प्राइस एक जगह पे ब्लॉक हुई हुई है, रुकी हुई है, उस प्राइस से थोड़ा सा भी ऊपर करें तो मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है हमें पहले एजुकेशन इंडस्ट्री को समझना है, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज़ के सेक्टर को समझना है, फिर समझना है कि हमारी CA की मार्केट वो किस किस्म की है। तो मार्केट इज़ समथिंग जहाँ कुछ बायर्स हैं, समथिंग जहाँ कुछ सेलर्स हैं।
तो सेलर्स और बायर्स का ये जो अरेंजमेंट है इसको मार्केट कहते हैं। आप प्लेस जहाँ बाइंग और सेलिंग टेक्स प्लेस होती है, आप इसको प्रोडक्ट या सर्विसेज के भी हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं और जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं यूँ भी डिवाइड कर सकता हूँ कि लाहौर के बच्चे और आउट ऑफ लाहौर के बच्चे, कंज्यूमर्स के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, वापडा वाले करते हैं कि ये घरेलू सार्फिन है और ये कमर्शियल सार्फिन है, तो आप मार्केट को कस्टमर के हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, मार्केट को प्रोडक्ट या सर्विसेज के हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, और मार्केट को जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी। जैसे हमने कहा ना, बरकत मार्केट, फलाना मार्केट, गार्डन टाउन की मार्केट, जौहर टाउन की मार्केट, जोग्राफिकल। प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से कपड़ों की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट, वो वाली मार्केट, और कस्टमर्स के हिसाब से लाहौर के बच्चे, लाहौर से बाहर वाले, इस तरह का यूज़र, उस तरह का यूज़र, तो आप उस हिसाब से भी कई दफ़ा सेगमेंटेशन कर लेते हैं। जी, पोटेंशियल कस्टमर किसे कहते हैं? मुमकिना कस्टमर। पोटेंशियल का मतलब है प्रोबेबल, जो आपका कस्टमर बन सकता है। तो सम टाइम आप कस्टमर्स के हिसाब से करते हैं और सम टाइम आप एक मार्केट बनाते हुए सोचते हैं कि हम इस तरह के कस्टमर्स पे काम करेंगे, वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन जाते हैं। तो अब समझना है कि हमारी इंडस्ट्री क्या है, हमारा सेक्टर क्या है, हम कौन सी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, उस मार्केट में हमने चीज़ों को किस तरह से करना है। तो मैं एक बिज़नेस में एंटर होने लगा हूँ, तो अब मुझे देखना ये है कि उस बिज़नेस में, उस इंडस्ट्री में, उस मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं। क्या ख्याल है? अगर 10 प्लेयर्स हैं तो उन 10 के 10 को अलग से समझना होगा और फिर अपनी ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी जो क्या करें, उन 10 को compete कर सकें। क्वालिटी उनसे बेहतर देनी होगी, प्राइस डिफरेंट रखनी होगी, या प्राइस पे खेल जाऊंगा या क्वालिटी पे खेल जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा उनकी स्ट्रेटजीज क्या है। मैं एक नया प्लेयर हूँ, 10 प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि वो 10 किस तरह से खेल रहे हैं। फिर सम टाइम आप उन 10 को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने नया खबरों का चैनल लॉन्च करना हो, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स मुझे कोई 7-8 नाम बताएंगे आप? जियो, ARY, समा, 27, 24, बोल, लाहौर न्यूज़, GNN, रोही। तो इतने सारों को कैसे देखूं? मैंने एक चैनल बनाना है, तो मैं तो पहले तो जब चैनल्स की लिस्ट बनाऊंगा तो पता लगेगा 3700 चैनल है। हर किसी की स्ट्रेटजी समझूं, हर किसी के हिसाब से वो करूं। तो सम टाइम क्या होता है कि आप ज़िंदगी आसान करते हैं, आप ग्रुपिंग कर लेते हैं। आप कहते हैं अच्छा ये 2 ज़्यादा फनकार लोग, ठीक है जी, ये एक अलग दुनिया में चल रहा है, इसकी एक अलग वैरायटी है, ये 4 तरह के हम इस तरह से इकट्ठे कर सकते हैं, ये 3 तरह के ऐसे हैं जो बिलावजी की खबरें बनाते हैं, ये 4 ऐसे चैनल हैं जो कि सिर्फ जो है वो बस शुगलिया प्रोग्राम इनके चलते हैं, बाकी चलते नहीं हैं, ये 3 ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ एक शो की वजह से चलते हैं। बात समझ आ रही है? उन 37 को आपने 7-8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब समझना आसान होगा। क्या बैठ के सोचें अच्छा यार वो जियो ARY वाले क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में इस टाइम पे ये हालात है। अब फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है जी, गिरफ्तारी, इमरान खान, धरने, फलाना, अदालत, झगड़े, इलेक्शन, मसलो मसाइल, पंजाब, ये सारा कुछ है। अब आपने खबर चलानी है। अब खबर चलाते हुए देखना तो है ना कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि 37 कंपेटिटर्स को देखूँ, मैं कहूँ अच्छा जियो ARY क्या कर रहे हैं। ये एक ग्रुप है, हमें समझ आ जाएगा कि इनकी मिलती जुलती स्ट्रेटजीज़ हैं। अच्छा उन 4 में से किसी एक को देख लें, वो तकरीबन मिलते जुलते पैरामीटर पे काम कर रहे होंगे। तो रादर देन कि आप सारी कंपनियों को इंडिविजुअली देखें, आप देख लेते हैं ग्रुप्स बना के। एक नई मोबाइल कंपनियों देखती है अच्छा आप सैमसंग और एप्पल क्या कर रहे हैं, अच्छा ये दरमियान वाली 3 कंपनियाँ क्या कर रही हैं, वो वाली 3 कंपनियाँ क्या कर रही हैं। तो रादर इंडिविजुअली अपने प्लेयर्स को देखें, आप उनके ग्रुप्स बना देते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। बात समझ आई? थोड़ा सा इसको डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम थोड़ा सा है जो कि एक आध दिन बाद रिजॉल्व होगा कि टाइम तक फ़ौरन से नज़र नहीं पड़ रही। ठीक है, नहीं मैं वो अभी मोबाइल निकाल के यही टाइम देखने की कोशिश की।
मैं ज़रा थोड़ा सा आगे से बात कर रहा था, टॉपिक एक फ्लो में चल रहा था। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप, स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है? वो बिजनेसेस जिनको आपने जोड़ के एक ग्रुप बना दिया। तो आप समटाइम्स स्ट्रेटेजिक ग्रुप को देखते हैं, इट्स अ नंबर ऑफ एंटिटीज दैट ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री एंड दैट हैव सिमिलर स्ट्रेटेजीज। सेम इंडस्ट्री में मिलती जुलती स्ट्रेटेजीज रखने वालों को आपने क्या कर दिया? ग्रुप बना दिया। इस स्ट्रेटेजिक ग्रुप में सारी एंटिटीज को हम एक कंपेटिटर काउंट कर सकते हैं कि आपने 7 तरह के लोगों की स्ट्रेटेजीज देखनी है, मतलब ARY जियो की कंबाइंड स्ट्रेटेजीज देख लेनी है, उन 4 की कंबाइंड स्ट्रेटेजीज, या एप्पल और सैमसंग क्या कर रहे हैं, किस तरह के फ़ोन दे रहे हैं, उसको देख लें। तो रादर देन कि आप हर इंडिविजुअल अपने प्लेयर को अलग से एनालाइज करें, आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनाएं और एक ग्रुप की सारी एंटिटीज़ को इंडिविजुअल कंसिडर करें, रादर देन कि हम हर किसी को अलग से देखें, हम उनको ग्रुपिंग करके देखें। लेकिन अगर कंपेटिटर्स ही फ्यू हों, हैं ही 3 कंपेटिटर, तो पर ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रुपिंग की कब ज़रूरत है? जब बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से हैं। फिर क्या होता है, आप इन सब की ग्रुपिंग करते हैं। एक नई सर्फ बनाने वाली कंपनी देखती है जी पाकिस्तान में 12 तरह की कंपनियां सर्फ बना रही हैं, वो देखते हैं कि वो किस प्राइस पे क्या चीज़ दे रहे हैं, और फिर देखते हैं हमारी गुंजाइश कहाँ निकलेगी। अपनी गुंजाइश भी तो निकालनी है ना। अगर मैं बोर्ड पे डायग्राम बनाऊं, वेरी गुड, शायद आज तक इस बोर्ड से कुछ मिटाया नहीं गया, नहीं मिटाया गया, तो डस्टर यही होना चाहिए, कोई मसला नहीं, हम यहाँ बनाएंगे। शो मस्ट गो ऑन। बहुत सारे बच्चे जो है ना पढ़ने बैठते हैं, उनको बॉल पेन ही नहीं मिलता, फिर वो पढ़ते नहीं हैं। तो शो मस्ट गो ऑन मतलब मसले जो भी हैं, आपने कहानी तो आगे चलानी है ना। तो हम कहानी चलाने लगे हैं, वो बाद में तहकीक कर लेंगे कि डस्टर कहाँ गया। हो सकता है ज़रा ज़्यादा नीचे हो, मुझे नज़र ना आ रहा हूँ। क्वालिटी, प्राइस, लो, हाई, लो और हाई। आप जिस भी सेक्टर में एंटर हो रहे हैं, आपने ये देखने की कोशिश की कि वहाँ पे कौन कौन से लोग किस किस ग्रुप में हैं और वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता ही लगा कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कंपनी ए, कंपनी वाई और कंपनी जे, थैंक यू, ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जो हाई क्वालिटी चीज़ दे रही हैं और पैसे भी बड़े अच्छे महंगे ले रही हैं। तो आपने कह दिया ठीक है जी, ये एक ग्रुप है, पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन चीज़ भी ज़बरदस्त देते हैं। फिर आपने देखा 6 ऐसी कंपनियां हैं, कंपनी सी, डी, ई, एम, एन, ओ, 6 ऐसी कंपनी हैं जो हल्की क्वालिटी की चीज़ हल्के पैसों में दे रही है। सर्फ की बात कर लें कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्फ दे रहे हैं लेकिन बहुत ही महंगे पैसे ले रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम पैसे ले रहे हैं और बहुत ही थका हुआ सर्फ या साबुन या इस तरह की चीज़ दे रहे हैं कि जो कपड़ों पर इस्तेमाल किया जाए। फिर आप देखते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी क्वालिटी दरमियानी है लेकिन प्राइस बिला वजह बढ़ी हुई है उनकी। फॉर एग्जांपल, कंपनी एक्स और कंपनी फ़र्ज़ करें पी, व्हाट्सएवर, कोई भी नाम, ये कहाँ पे हैं? ये क्वालिटी दरमियानी दे रहे हैं, प्राइस बहुत प्रीमियम ले रहे हैं। तो अब आप इस सबको देख रहे हैं तो आपको समझ ही आया कि यहाँ पे अभी तक कोई नहीं है, और ये समझ आया कि यहाँ पे इतनी बड़ी जगह खाली है। ये क्या जगह है? मुनासिब प्राइस पे अच्छी क्वालिटी थे। तो फिर आप SBI बना लेते, ठीक है। तो कुछ बहुत महंगे पैसों में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, कुछ बहुत ही सस्ते पैसों में कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ हौसला दे रहे हैं। तो एक गैप है कि पैसे ले कम और क्वालिटी दे अच्छी वाली। ऑनलाइन की बात नहीं हो रही इस वक्त, ये ऑनलाइन वाले ऑफेंडेड फील कर रहे होंगे। ऑनलाइन अभी 1-1.5 हफ्ते का हमारे पास ज़रा थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने का मार्जिन है। तो गैप, स्ट्रेटेजिक गैप,
आप एक नए बिजनेस मेंटर हो रहे हैं, आप मार्केट को यूं करके एनालाइज करते हैं, आपको नज़र आ जाता है यार ये गैप है, यहाँ खेलूंगा ना तो बड़ा मज़ेदार काम हो सकता है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ मैं मार्केट के एक मैस को कवर कर सकता हूँ। कुछ लोग होंगे उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, वो बहुत सारे पैसे एक महंगे कॉलेज में जमा करा देंगे और वो कॉलेज के निज़ाम से मुतमईन भी रहेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे कम होंगे, वो कम पैसे जमा कराएंगे, फिर कॉलेज अगर क्वालिटी अच्छी नहीं भी देगा तो उन्हें खुद एहसास होगा यार हमने कौन से को बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में एक नया प्लेयर आए तो उस नए प्लेयर को उस गैप को आइडेंटिफाई करना है कि वो गैप किस जगह पे है, कौन ऐसा है जो कि अच्छी सर्विस दे सकता है लेकिन वो पैसे ज़्यादा ना लेता हो। तो जैसे ही उस गैप में कोई आएगा वो फौरन से उसको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो दिस इज स्ट्रेटेजिक गैप। तो सर्फ बनाने वाली कंपनी देखिए कि अच्छा वो लिक्विड सर्फ बना रहे हैं, वो इतने पैसे ले रहे हैं, वो इस तरह का सर्फ बना रहे हैं, वो इस तरह के पैसे ले रहे हैं, उनकी पैकिंग इस तरह की, उस तरह के पैसे ले रहे हैं, इतनी कंपनियां 1-1 किलो के पैकेट दे रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं, इतनी कंपनियां फलाना वो कर रही हैं। तो गैप ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल बेवरेजेस की कंपनीज 250 ml की बोतल है, 300 ml की बोतल है, 330 ml की बोतल है, 500 ml की बोतल है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन बोतल आए तो पूरी पीनी होती है। तो वाई नॉट कि आप 100 या 150 ml की बोतल निकालें, जिससे लोगों को वो जो चस्का लेना था, जो थोड़ा सा बोतल को एंजॉय करना था कि जी के गर्मी में ठंडी बोतल पी मज़ा आता है, वो मज़ा भी आ जाए। और वो जो हेल्थ वाले मामला आते हैं, वो जो 250 ml ने जितना नुकसान पहुंचाना था तो 100 ml वाली उससे 40% नुकसान पहुंचाएगी। तो समझ आ गया कि गैप है कि कुछ कंपनियां खेल रही हैं अपने 1.5 लीटर 2 लीटर वाले उस पे पैक्स पे, कुछ खेल रही हैं अपने 250 ml वाला जो दुकानों पे हॉट सेलिंग आइटम है उस पे खेल रही हैं। लेकिन बड़ी कम कंपनियां इस तरफ सोच रही हैं कि छोटे पैक्स बनाएं और उस छोटे पैक्स को थोड़ा सा मोर हेल्दी प्रोडक्ट कह के बेचना शुरू कर दें। तो गैप है। उससे क्या होगा, यंगस्टर बहुत बोतलें पी रहे हैं, जो ज़्यादा एज के हैं वो ना होने के बराबर बोतलें पी रहे हैं, क्योंकि उन्हें फाइनली समझ आ गया ज़िंदगी भर कबाड़ा करके कि बोतल नुकसान देती है। मेरी एज के लोगों का क्या करें, जज्बात आप जैसे, हेल्थ बुजुर्गों जैसी, ठीक है। तो जो दरमियान में फंस गए हैं ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा सेगमेंट दरमियान की एज के लोग हैं। पुराने ज़माने में बर्थ रेट ज़्यादा होता था, डेथ रेट कम होता था। आज के ज़माने में बर्थ रेट बहुत कम है, डेथ रेट बहुत बढ़ गया है। तो बच्चे कम हैं, बड़े ज़्यादा हैं, और अभी ख़ास टाइम के बाद वो जो पुराने बड़े हैं वो मरना शुरू हो गए हैं। तो दरमियान का एक ऐसा जोन है जो कि 40-50% ऑफ द पॉपुलेशन है। कुछ 10-15 साल के जो ब्रैकेट वाले लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो जो बोतल बनाने वाला बिजनेस सोचेगा उन दरमियान के 10-15% लोगों को वो अचानक से गेम ऊपर उठा देगा। आप समझ रहे हैं भाई। सीए की पॉपुलेशन को हम देखें, हाँ जी, जो अमीर बच्चा है वो अमीर कॉलेज चला जाएगा, अमीर बच्चे हैं 6-7% या 10%। अच्छा, जो लाहौर का बच्चा है वो इस तरह से सोचेगा, जो लाहौर से बाहर का बच्चा है वो इस तरह से सोचेगा, लाहौर से बाहर के बच्चे इतने, लाहौर के बच्चे इतने। जब आप पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि किस किस चीज़ को सर्व हो रहा है, तो समझ आता है कि इतनी बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को इस लेवल की चीज़ अभी नहीं मिल रही। तो पॉपुलेशन को देखते हैं, सेक्टर्स को देखते हैं, तो फिर आपको पता लग जाता है कि हमारे वाले सेगमेंट में, हमारे वाले सेक्टर में किस जगह गैप आ रहा है। आप फिर उस गैप पे काम करेंगे तो बात बनेगी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्पेस। व्हेन ऑल कंपनीज इन इंडस्ट्री आर पुट इनटू स्ट्रेटेजिक ग्रुप, जब सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एंड दीज ग्रुपिंग्स आर एनालाइज, एक स्ट्रेटेजिक स्पेस आपके सामने आ जाती है। आपको पता लग जाता है ये मेरी गेम है, यहाँ मैं खेल सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप उस गेम में खेलें, मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर इधर उधर इकट्ठे हो गए। कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो मसला होगा कि आपके हम अच्छी क्वालिटी देंगे, कम पैसे लेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे सारे, क्योंकि रुल जाते हैं उसमें, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अगर अच्छी चीज़ देने की कोशिश करें, अच्छे टीचर्स लेके आएँ, अच्छा सेटअप करें, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पैसे अगर आप कम ले रहे हैं तो जब कॉलेज ही नहीं चलेगा तो फ़ायदा। तो ठीक है, ये सही कर रहे थे या ये सही कर रहे थे। तो सम टाइम ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को गैप में प्लेस करें, बट एटलीस्ट गैप को एनालाइज करें और देखें कि मेरी गेम क्या इस गैप में हो सकती है, नहीं हो सकती, ओके। फिर मैंने इनमें से किसी एक ग्रुप को समझना है, उस ग्रुप की स्ट्रेटजीज़ को समझना और उस जैसा काम करना शुरू कर देना है, ताकि मैं उस वाली साइड पे आके अपना मार्जिन निकालना शुरू करूँ। क्या बात समझ आ रही है? इस पेपर में हम बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो आप लोगों को कुछ बातें थोड़ी सी उलझन ज़्यादा लगेंगी, लेकिन आपके अंदर का बिजनेसमैन जगाना बड़ा ज़रूरी है। सब लोगों ने आपको ना नौकर बना दिया है। ये आपके सारे कैफ के टीचर्स जो है ना आपको मुलाजिम बनाने पे तुले हुए हैं। बच्चों अकाउंटिंग ऐसे करनी है, डेबिट ऐसे रिकॉर्ड करना है, फलाना ऐसे करना है, ऑडिट वालों ने कहा जी ऑडिट ऐसे करना है, फलाना, सब के सब आपको नौकर बना रहे हैं। जिस पेपर ने आपको मालिक बनाना ना वो ये वाला पेपर है, मैनेजमेंट। किसी ने कहा था बिजनेसेस को सोचो, सोचो आपने कहाँ पे बिजनेस करना है। आपने तो हमेशा नौकरी को सोचा है, ऑफिस में एक्सेल कैसे चलानी है, ऑफिस में काम कैसे करना है, एंट्री कंप्यूटर पे करनी है या कागज़ पे करनी है। आप तो इस मसलों से नहीं निकले, मैं आपको एंटरप्रेन्योरल साइड पे ले जा रहा हूँ। परेशान तो नहीं हो जाएंगे? हमारे विजन में लिखा है कि हमने एंटरप्रेन्योरल माइंड सेटअप डेवलप करना है। पता नहीं आपने कभी देखा भी है नहीं, वो बाहर एक विजन, एक मिशन स्टेटमेंट थी जो कैंपस डायरेक्टर साहब ने कहा सर जी इतनी बड़ी मिशन स्टेटमेंट है, कैंपस से कोई था नहीं है, तो जब कैंपस में उन्हें कोई जगह नज़र आएगी तो मेरी मिशन स्टेटमेंट भी वहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी। तो खैर कहने का मतलब है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट ज़रूरी है कि अब आपने बिजनेस को देखना है कि आप कहाँ पे किस जगह पे प्लेस करते हैं। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो एक और काम है, ये तो हमने इंडस्ट्री को सेगमेंट कर दिया, आप कस्टमर्स को भी सेगमेंट कर सकते हैं। रादर देन कि आप देखें कि प्राइस और क्वालिटी में कहाँ मामला है, रादर देन देखें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आप अपनी पॉपुलेशन पकड़ें और पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन कर दें, सेगमेंटेशन कर दें। क्या कर दें? सेगमेंटेशन। ये वर्ड सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? सेगमेंट बना दें, अपनी पॉपुलेशन के डिफरेंट हिस्से बना दें ताकि आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाए। जब बिजनेस को ये पता लग जाता है ना हम कौन कौन से सेगमेंट पे काम कर सकते हैं, तो गेम बड़ी ऊपर चली जाती है। सेगमेंटेशन। एक ही शैम्पू बनाने वाली कंपनी कई दफ़ा 2 कंपेटिटर शैम्पू बनाती है और दोनों चल रहे होते हैं मार्केट में। क्यों? अगर वो कंपनी इतनी अच्छी है तो उसका एक ही शैम्पू होना चाहिए, वही चलता रहना चाहिए। दोनों में प्राइस डिफरेंस होता है, क्वालिटी डिफरेंसेस भी होते हैं, सम टाइम दोनों की प्राइस भी एक जैसी होती है। कस्टमर एक से मुतमईन नहीं। एक शैम्पू होता है जो बाल मजबूत करता है और खुश्की का खात्मा करता है, और एक शैम्पू वो होता है जो बालों को नरम, खूबसूरत और शायद ज़्यादा कलरफुल बना देता है। अब कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रहा है, किसी को बाल मजबूत करने हैं, किसी को बाल खूबसूरत करने हैं, तो कोई वो वाला शैम्पू ले लेगा, कोई वो वाला शैम्पू ले लेगा। आप अगर कपड़े की दुकान में कपड़े बेच रहे हैं तो वाई नॉट के आप सारे ही जेंडर्स के कपड़े रखें, बजाय इसके कि आप सिर्फ मेल के कपड़े रखें। जुनेद जमशेद, ठीक है, आजकल उसका नाम जे डॉट है, पहले वो जे होता था ब्रांड। उन्होंने शुरू किया कुर्तों से, मर्दाना कुर्ते, बहुत फेमस हुए, पाकिस्तान का तकरीबन नंबर 1 ब्रांड बन गया। उसके बाद फिर आमिर अदनान ने आके उसको थोड़ा सा टफ टाइम दिया। मशहूर थे मर्दाना कपड़ों पे, मर्दाना जो कुर्ते वगैरह, लेकिन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़े सेगमेंट को मिस कर रहे हैं, ख़वातीन। चूँकि मर्द जो है वो काफ़ी सारी दुकानें फिरेगा, कम से कम पैसों में चीज़ लेने की कोशिश करेगा, क्वालिटी उसे अच्छी भी चाहिए लेकिन पैसे वो ज़्यादा नहीं खर्चेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उन्हें नज़र आया, जिसकी वजह से उनके आसपास के हल्के थके हुए ब्रांड्स उनसे बेहतर प्रॉफिट कमा रहे थे और वो बेचारे जो है मर्दों के लिए डिसेंट कपड़े बनाने में लगे हुए थे। फिर उन्हें समझ आया कि अब सारे मर्द भी डिसेंट नहीं रहे। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कुर्ता ख़रीदने वाले लोग या तो बड़े पुराने या बड़े सुलझे हुए इस तरह के लोग होते थे, या अब लोग शादियों के लिए कुर्ते ख़रीदते हैं, इवेंट्स के लिए कुर्ते ख़रीदते हैं, शोशा के लिए कुर्ते ख़रीदते हैं। तो पता ये लगा कि कुर्तों में खट्टे कलर चलना शुरू हो गए। उन्होंने रंग बिरंगे कुर्ते रखने शुरू कर दिए। वो जनाब उनका काम ही इतना चल पड़ा। तो उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वो तो गलत सेगमेंट पे काम कर रहे थे। वो पॉपुलेशन के 5-10% लोगों पे काम कर रहे थे जो सोबर है, जो सोफिस्टिकेटेड है। तो अच्छा, वो लोग सबसे अच्छे सर्व हो जाते थे जे डॉट से, कि उनको होता था कि कुर्ता ख़रीदना, ठीक है जी, जे डॉट पे जाएंगे, वहाँ एक अच्छा ज़बरदस्त डिसेंट सा कुर्ता मिल जाएगा। लेकिन जे डॉट को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था तो उसने ज़्यादा सेगमेंट्स पे काम किया। फिर बच्चों के कुर्ते बनाने शुरू कर दिए, पार्टी वेयर्स बनाने शुरू कर दिए, फिर ख़वातीन के कपड़ों में भी एंटर हो गए, फिर परफ्यूम्स वगैरह में एंटर हो गए। तो अब जे डॉट में अगर आप जाएं तो कहीं किनारे पे शर्मिंदा सा एक कॉर्नर होता है जहाँ पे उनके असल जो जिससे वो शुरू हुए थे, मर्दों के सोफिस्टिकेटेड डिसेंट कुर्ते, वो साइड पे कहीं लगे हुए होते हैं।
उनकी कोशिश होती है वो किसी को नज़र ना आए। जो असल उनका बिजनेस था वो पीछे चला गया, क्योंकि उन्होंने सेगमेंटेशन करके समझ लिया कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसकी क्या नीड्स हैं। और मर्दों के जो सेगमेंट है वो एक तो औरतों से काफ़ी कम, और उसमें भी जो डिसेंट कुर्ते हैं वो साइड पे करके रखे हुए हैं, और सामने ऑरेंज, पर्पल, पिंक ये कुर्ते नज़र आते हैं। जनरली अब वहाँ जाए ना तो मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि इनमें से मर्दों के पहनने वाला मर्दाना कपड़ा कौन सा कुर्ता है, क्योंकि वो लगे हुए मर्दाना सेगमेंट में होते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि शायद ये थोड़ा सा इन्होंने मिस क्लासीफाई कर दिया, पहन रहे हैं लोग। अब मैं जितना मर्जी कह लूँ कि वो तो बेवकूफ़ लोग हैं, अगर वो तादाद में मेरे से 6 गुना है तो जे डॉट मुझे सोचेगा या उन 6 गुना लोगों को सोचेगा? तो ऑब्वियसली आपको सेगमेंट करना है, आप अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट तरीके से सेगमेंट कर देते हैं। एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी या एक टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो कि कंप्यूटर से मिलते जुलते हैं बनाने वाली कंपनी की क्या क्या सेगमेंट्स हो सकते हैं कस्टमर्स के? कंप्यूटर और कंप्यूटर जैसी चीज़ें, टैब शैब और इस तरह की चीज़ें बनाने वाले। ऑफिस वाले लोग और घर वाले। ऑफिस वालों को मजबूत लैपटॉप्स चाहिए जिस लैपटॉप में प्रोसेसिंग अच्छी हो और उसके अंदर MS ऑफिस के टूल्स और इस तरह की चीज़ें हो जिनकी स्क्रीनें बड़ी हों। स्क्रीन बहुत खूबसूरत ब्राइट ना हो लेकिन काम अच्छा करती हो। गेमिंग वालों को तगड़े कीबोर्ड्स चाहिए, प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड बहुत मजबूत चाहिए, और जो स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उनको और तरह के कंप्यूटर्स चाहिए। अक्सर बच्चों को टैब्स चाहिए, इतना बड़ा कंप्यूटर, वो कहते हैं इतनी बड़ी मशीन नहीं भाई, हमारी मशीन तो छोटी सी। वो जिनको मोबाइल की आदत पड़ गई है उनको मोबाइल से थोड़े से बड़े साइज़ का कंप्यूटर दें तो वो 14 इंच का आप लैपटॉप देंगे वो हंस के लेंगे कि हाँ भाई ये लाइट वेट मशीन है, ये उठा के कैरी की जा सकती है। एग्जैक्टली बड़ी मज़े की बात उन्होंने की कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादातर उनका यूज़ ये है कि उन्होंने यूँ सामने करके टैब या लैपटॉप रखना है, तकिए पे सर रखना है, चादर लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता टीचर की बातें सुनते 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 नींद की वादियों में खो जाना है। ठीक है, दूसरे कमरों तक आवाज़ जाती रहेगी टीचर की, वालिदैन खुश रहेंगे कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, रात रात तक लेक्चर्स लेता रहता है। तो इसमें इस स्टूडेंट ने उस कंप्यूटर का कुछ नहीं करना, कोई प्रोसेसिंग नहीं उसे चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं चाहिए, उस कंप्यूटर का एक ही काम है वो लेक्चर दिखाता है, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन। तो ऐसा टैब जो जिसकी स्क्रीन बड़ी हो और जिसके अंदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत तूफ़ानी नहीं भी हो वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एग्जैक्टली अब वो लोगों की नीड्स होंगी 4K उनको चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे तरह की। अब अगर टीवी बनाने वाली कंपनी टीवी सिर्फ घरों में बेचती रहे तो बेवकूफ़ी है। उन्हें समझ आना चाहिए कि प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा टूल है एक अच्छा हाई कॉन्ट्रास्ट टीवी जो है, दिस इज़ अ फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर से कमरे में अंधेरा करना पड़ता है, आधा इफेक्ट वो हो जाते हैं, चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, उस तरह से फोकस नहीं हो रही होती। और अगेन बहरहाल फिर प्रोजेक्टर सिर्फ एक डिस्प्ले वाली डिवाइस है, छोटा सा स्पीकर लगा होता है। अब क्लासेस में मल्टीमीडिया यूज़ होना है, प्रेजेंटेशंस चलनी है, मुख्तलिफ और चीज़ें चलनी है, LED बेहतरीन चीज़ है, साउंड वाइज, क्वालिटी वाइज, वाईफाई से चीज़ें पिक कर लेगी। इसके साथ कनेक्टिविटी की ऑप्शंस प्रोजेक्टर से बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो अगेन अगर वो नहीं समझेंगे कि देयर इज़ अ यूज़र ग्रुप तो वो अपना ये बिज़नेस लूज़ कर देंगे। तो आइडियली इन टीवी बनाने वाली कंपनियों को कुछ ऐसे टीवीज़ बनाने चाहिए। अब जैसे मेरी ये नीड नहीं है कि इसके ग्राफिक्स बहुत ही कोई तूफ़ानी हो अंदर से, ये नीड नहीं है कि इस पर कोई भी चैनल हो तो वो चैनल अपने बहुत ही ट्रू कलर्स पे आ रहा हो या बहुत ज़्यादा, मुझे ये नीड नहीं है कि ये टच हो, या शायद रिमोट भी मेरी नीड नहीं है। मेरी नीड ये है कि एक अच्छी स्क्रीन पे डिस्प्ले अच्छा दे और ज़्यादा देर तक चले, पायदार चीज़ हो। तो टीवी बनाने वाली कंपनी अगर इस तरह की नीड ग्रुप को देखेंगी और वो पॉपुलेशन का एक अच्छा हिस्सा हुए तो उन्हें चाहिए कि वो अपने उस सेगमेंट के लिए काम करें। क्या सेगमेंटेशन समझ आ रहा है? सेगमेंटेशन के कोई से 20 फ़ायदे सेगमेंटेशन करने से बिजनेस को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले सेगमेंटेशन की आपको इंग्लिश पढ़ा देता हूँ। मार्केट सेगमेंट इज अ सेक्शन ऑफ टोटल मार्केट इन विच पोटेंशियल कस्टमर हैव सर्टेन यूनिक एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड। पॉपुलेशन के वो हिस्से हैं जिनकी अपनी एक खास नीड है, मतलब वही बात है, शादियों पे खट्टे मीठे कलर के कुर्ते पहनने वाले एक नीड, ऑफिसेज में जाके सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग वालों की नीड, कुछ पेश इमाम या मस्जिद जाने वाले वो लोग जो कि चाहते हैं कि ज़रा डिसेंट नजर आए वो वाली नीड,
कुछ बुज़ुर्ग लोग जो कहते हैं कि बस ठीक है, अब हमने तो जो है वो बस अब तो चल चलाओ है, बस सीधे सीधे से फीके फीके से कपड़े पहने, बस इतना काफ़ी है। तो अलग अलग नीड है, हर नीड एक अलग सेगमेंट है। मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप मार्केट को सेपरेट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स हर सेगमेंट के लिए लॉन्च कर सकें। बच्चों के लिए अलग तरह की प्रोडक्ट्स दें, बड़ों के लिए अलग तरह की प्रोडक्ट्स दें। बच्चों के कपड़ों के कलर और तरह के हों, बड़ों के और तरह के हों, मर्दों के और तरह के हों, औरतों के और तरह के हों। आप उसके ऊपर काम करते हैं। बिजनेस एंटिटी अपनी प्रोडक्ट और कस्टमर्स, सारी प्रोडक्ट्स अपनी एक ही तरह के कस्टमर या सारे कस्टमर को बेचने की कोशिश कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप एक ही चीज़ बनाएं और वो सबके लिए चल जाए, लेकिन ज़्यादा बेहतर काम क्या है कि आप सेगमेंट कर लें। सेगमेंट कैसे कैसे हो सकता है? ज्योग्राफिकल एरिया की बेस पे भी हो सकता है कि जी ये लाहौर के लोग हैं, ये फैसलाबाद के लोग हैं, ये फलाना के लोग हैं। तो आपको पता हो कि लाहौर वालों से कैसे डील करना है, फैसलाबाद वालों से कैसे डील करना है। ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये फॉरेनर्स हैं। एक ही दुकान पे उसके सामने पाकिस्तानी आके चीज़ खरीदेगा, किसी और रेट पे होगी, कोई सयाह आके खरीदेगा, उसको डिफरेंट रेट मिलेगा। उन्होंने कैटेगरी बना दी कि ठीक है जी कौन सा है, क्वालिटी के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल शूज़ के अंदर रनिंग शूज़ अलग हैं, फुटबॉल के बूट्स अलग हैं, हाइकिंग के बूट्स अलग हैं, राइडिंग के बूट्स अलग हैं, स्नो बूट्स अलग हैं, सादा बूट्स अलग हैं। तो मतलब जूतों में ही इतने सारे सेगमेंट्स हैं। कस्टमर्स के हिसाब से, जैसे कंज्यूमर, कमर्शियल, सोशल स्टेटस, सोशल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, एज के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से आप अपने बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताने जा रहे थे 20 फ़ायदे सेगमेंटेशन के। डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर लेते हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है अपने सेगमेंट्स को समझने से, नीश आइडेंटिफाई हो सकती है कि कौन सा एक स्मॉल सेगमेंट है जिस पे कोई काम नहीं कर रहा, मैं उधर जाके बहुत सारा काम कर सकता हूँ। जी, सेल्स बढ़ सकती हैं, ओवरऑल हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी, कॉस्ट सेविंग होगी। जब आपको पता लग गया, भाई सीधी सी बात है कि सिर्फ मर्दों के कपड़े बेचने के बजाय अगर आप बच्चों के कपड़े भी बेचें और एक दफ़ा समझ लें कि मर्दों के कपड़ों का भी वही रेट होता है जो बच्चों के कपड़े का रेट होता है, तो आधे कपड़े में बच्चे का कपड़ा बन जाना है, ज़्यादा कस्टमर्स तक रीच जा सकती है। जी, हुकूमत की चेंजिंग जो पॉलिसीज़ वगैरह हो सकता है अगर वो आप पे अप्लाई करें, तो आपने चूंकि इतने सेगमेंट्स को टारगेट किया हुआ है तो कुछ जगह आपको नुकसान हो, लेकिन हर जगह आपको नुकसान ना हो। कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी, कस्टमर ज़्यादा बेहतर तरीके से, यानी देखिए कस्टमर भी तो बदल रहा होता है भाई, हर बंदा हर एज के फेज़ में एक जैसे ख्यालात तो नहीं रखता। तो अगर आपने हर एज के हिसाब से अपने पास कपड़े रखे हुए हैं, तो एक बंदा जो कि बचपन से एक ब्रांड से कपड़े खरीद रहा है वो एंड तक उसी ब्रांड के कपड़े खरीदता रहेगा। जो एक कंपनी से मुतमईन है वो उसी का ही फ़ोन लेगा, उसी का ही टैबलेट लेगा, उसी का ही जो है वो एयरपॉड्स लेगा, उसी ही सारी चीज़ों को लेके चल रहा होगा। जी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप पे अप्लाई करेंगे तो अगर आपने सेगमेंटेशन की हुई है तो बचत हो जाएगी। अगर हम सेगमेंटेशन ना करेंगे, ये फिजिकल स्टूडेंट है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट है, और गवर्नमेंट अचानक से कह दे जी कोविड आ गया, फलाना हो गया, बंद कर दो सब कुछ, तो फिर तो फारिग हो गए जब तक आपने अपने पॉपुलेशन में अलग अलग सेगमेंट नहीं बनाए थे। अगर सेगमेंट बनाए हुए हैं तो हो सकता है आपके कुछ सेगमेंट्स अभी भी चल रहे हो और गोइंग कंसर्न बेहतर हो जाती है। जी, ब्रांड बन जाएगा, डाइवर्सिफाइड यूजर्स तक पहुंच जाएंगे, ज़्यादा लोगों तक आपके बिजनेस की आवाज़ चली जाएगी और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है, मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है। जी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप हर जगह पे अलग अलग तरीके से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, क्योंकि आपने दुकान का किराया तो देना था, अब वहाँ पे सिर्फ मर्दों के कपड़े के बजाय अगर आपने बच्चों के, औरतों के कपड़े भी रख लिए तो वो डिवाइड हो जाएगी कॉस्ट, एक्सपेंसेस एलोकेट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं। अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे, डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी, कंपेटिटर्स को compete कर सकेंगे। हो सकता है कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो तो वो बिज़नेस कर रहा हो तो आप उसे हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन आप किसी खास सेक्टर में उसको आराम से हरा सकते हैं। हो सकता है ये हो कि हाँ भाई ये जो दौड़ने वाले जूते हैं ना, ये इस कंपनी के सबसे बेस्ट होते हैं, अब उस कंपनी का और कुछ चले ना चले, दौड़ने वाले जूते लाजमी चलें, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है और गुडविल बेहतर हो जाएगी, लॉसेस कम हो जाएंगे। कॉमन पॉइंट्स निकाल के देखें तो आप लोगों ने 8-9 फ़ायदे बहरहाल बता ही दिए। एक ने कहा सेल्स बढ़ जाएगी,
एक ने कहा ज़्यादा रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, एक ने कहा कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। तकरीबन बात बराबर थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने सोचना शुरू किया, आपको बात समझ आना शुरू हुई है, तो बिज़नेस तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है, और लग रहा है लिखने में भी इतना ही मज़ेदार होगा या नहीं होगा। किताब में ट्यूटर नोट, कहीं पे भी किताब में ये ट्यूटर नोट ये वाले भाई साहब इस तरह से करके कुछ सोचते हुए नज़र आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये वो चीज़ है जो एक्चुअली आपकी आईकेएम की किताब में नहीं लिखी हुई थी। यहाँ ट्यूटर आपको एहतियातन कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहा है, जो फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ लें तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सेगमेंटेशन के बेनिफिट्स, मैंने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके कुछ पॉइंट्स में लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ भाई सेगमेंटेशन के जो है वो क्या बेनिफिट्स होते हैं। जी डबल ठीक है, हाँ डबल ए मॉडल, ठीक है। हाँ, तो ये ट्यूटर नोट जो है ना, ये आपने इसको इग्नोर भी नहीं करना और दिल पे भी नहीं लेना, इसको एक दफ़ा पढ़ के छोड़ देना है। ये कुछ इजाफी बात बताएगा, तो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ ना आज आपने इतने सफ़े पढ़ के आने हैं, तो मैं ट्यूटर नोट को स्किप करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक इजाफी चीज़ है, एवं शुगल मुगल के लिए बीच में आई हुई है। तो ये बात समझ आई। सेगमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक स्पेस दोनों का आपस में है, अभी से बस ना करें, 4 सफ़े भी नहीं हुए पूरे, मैंने कन्वर्जन के टॉपिक को ब्रेक लगा दी थी। चलें, इस स्लाइड से आगे नहीं जाते, यहाँ रख दिया, कुछ भी कोई खास नई बात नहीं है। उधर हमने स्टैटिक स्पेस कैसे निकाली थी, हमने अपने मार्केट के प्लेयर्स को जगह जगह प्लेस किया था और देखा था ये वो गैप है, ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जो कोई नहीं कर रहा। सेगमेंटेशन से हम अपने कस्टमर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्लेस कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में प्लेस करते हुए आपको समझ आ जाएगा यार इस कैटेगरी पे कोई काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बॉटल बनाने वाली कंपनियां अगर ये देख लें कि बॉटल पीने वाले शुरू से लेके छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक जो लोग हैं उनके सेगमेंट्स बना लें, फिर देख लें कौन से सेगमेंट कम बोतलें पीते हैं, फिर कौन से सेगमेंट की क्या नीड है, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि दरमियान में एक ऐसा सेगमेंट है जो बोतल आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करना चाह रहा है लेकिन वो अवॉइड कर भी नहीं पा रहा, या तो अचानक से उसको नफरत हो जाएगी बोतल से, ऊपर कभी भी ज़िंदगी में बोतल नहीं पिएगा, या वो बीमार हो जाएगा। तो शायद एक बहुत बड़े जोन को एक नीड है कि उनको थोड़ा सा कम ml वाली बॉटल्स बेची जाएं, जिससे उनको बोतल अच्छा भी लगे कि सारे बोतल पी रहे हैं तो हम भी बोतल पी रहे हैं, वो उस गुनाह में भी शामिल हो सकें, और दूसरा उनको उतना हानिकारक भी ना हो, उनके लिए इतना नुकसानदेह ना हो, उनको उतनी तकलीफ़ ना हो। तो अगेन इन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये जस्ट एक डायग्राम है जो मैंने कहीं से चोरी की है। उन्होंने कहा जी कुछ यंग एंड सिंगल्स हैं उनको सेल्स इतनी हैं, कुछ यंग हैं लेकिन मैरिड हैं उनको इतनी सेल्स हैं, मैरिड यंग चिल्ड्रन वाले इतनी हैं, मैरिड ओल्डर चिल्ड्रन वालों के पास इतनी सेल है, मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम इनको कोई नहीं टारगेट कर रहा। जैसे हम कहें कि वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, वो बच्चे जो अपने वालिदैन से लड़ के रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वालिदैन से लड़े भी नहीं हैं लेकिन वालिदैन के साथ भी नहीं हैं। आप लोग हॉस्टलाइट, ज़्यादातर हॉस्टलाइट वो घर से झगड़ के नहीं निकले हुए, वो घर से अपने वसीदर मफाद में निकले। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सा सेक्टर, कौन कौन सा सेगमेंट है और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको कोई टारगेट नहीं कर रहा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इतने सारे लोग ऐसे हैं जो कैफ़ के दौरान बैचलर्स कर लेते हैं और उनको होता है कि कैफ़ के पेपर तो अपने टाइम पे पास होने हैं, वो अपने आर्टिकल्स भी शुरू कर लेते हैं। इस दौरान उन्होंने कैफ़ के पेपर देने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तो आर्टिकल्स कर रहे होते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं सुबह से दोपहर तक, या बहुत हो गया तो शाम 3-4 बजे तक, वो फारिग होते हैं 5-6 बजे। देयर इज़ अ सेगमेंट जिसको कोई नहीं सोच रहा, जिसमें चाहे 8-10% हो, लेकिन उस 8-10% को अगर 10 कॉलेज मिल के सर्व नहीं कर रहे और एक कॉलेज उस सेगमेंट में घुस जाए तो वो 10-8% तो सारा ले जाएगा ना। तो एक सेगमेंट है जिसको टारगेट कोई नहीं कर रहा। वो लोग जो रात में पढ़ना चाहते हैं वो तादाद में कम है, इसलिए उन्हें कोई टारगेट नहीं कर रहा। अगर टारगेट कर रहा होता तो वो 10 कॉलेजों में डिवाइड होकर 1-1% हर किसी के हिस्से आता। लेकिन अगर कोई एक अकेला कॉलेज उन लोगों पे काम करेगा तो अगर 10 कॉलेज हैं तो औसतन अगर 10-10% हिस्सा हम काउंट करें, वैसे तो ऐसा नहीं है, थोड़े से उसमें डिवाइड हो जाता है, तो 10-10% काउंट करें तो एक कॉलेज टोटल मिला के जितना पढ़ाता उस अकेले नीच पे काम करने से उतना मिल जाना है। कि आप सिर्फ इवनिंग की क्लासेस उन लोगों के लिए डेडिकेटेड रखें जो कि फर्म वाले हैं और वो रात में पढ़ना चाहते हैं। तो दिस इज़ द गेम कि आप
सम टाइम अपनी इस तरह से सेगमेंट्स रखते हैं और फिर देखते हैं कि उस सेगमेंट में आपको किस जगह गैप नज़र आ रहा है, आप उस गैप पे काम करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक गैप सेगमेंटेशन से भी निकल सकता है, स्ट्रेटेजिक गैप कंपनियों को एनालाइज करने से, स्ट्रेटेजिक ग्रुप में एनालाइज करने से वहाँ से भी पता लग सकता है। डन। तो क्या आज हमने जितनी बातें की हैं वो आपको समझ आ रही हैं? जबकि आज हमारे पास 15 मिनट का कम टाइम था, तो कल क्या करेंगे आप लोग? कल तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने आपको कहा ना कि एक टाइम आएगा कि उसके बाद आप लोग जब अपने मेन तगड़े चैप्टर निकल जाएंगे तो आप कहेंगे सर बस आप हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना दिया करें। उस वक्त आपकी अकाउंटिंग भी ज़रा थोड़ी सी मैच्योर ज़रा ज़्यादा हो गई होगी। अभी अकाउंटिंग या फाइनेंस वाली साइड ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही है, तो इससे पहले कि वो रफ्तार पकड़े हमने रफ्तार पकड़ लेनी है। तो ये सारी चीज़ समझ आ रही है? क्या पढ़ के आएंगे किताब से मैं आपको बता दूँ। देखिए ना, जिस सफ़े को आप काउंट कर रहे थे उस पर एक ट्यूटर नोट था और नीचे एक डायग्राम सी बनी हुई थी। दोनों ही चीज़ें सिर्फ देखने के लिए थी। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पहला सफ़ा पढ़ना है। पहले सफ़े में कुछ मिस हो रहा होगा, कन्वर्जेंस हमने नहीं समझा। पेज 39 आ रहा है मेरे पास, चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट पेज है, उसमें नीचे आखिरी हेडिंग आ रही है कन्वर्जेंस। ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इससे ऊपर ऊपर की चीज़ हमने पढ़ी। और उसके बाद फिर पेज नंबर 43 हम लोगों ने पढ़ा। 44 को सिर्फ देखना है और 43 इसको सही से कवर करना है। तो हमारे टेक्निकली हमने पौने दो सफ़े पढ़े। तो ये 4 सफ़े तक पता नहीं कौन लोग जो है ना वो घबराए पहुंच गए थे जी। तो ये बात समझ आ रही है? ये आपने पढ़ना है। मैं कल के बारे में एक ख़ास बात बताने लगा हूँ। कल हमने 5 फोर्सेस मॉडल करना है, यानी हमारे सिलेबस का पहला मॉडल। थोड़ा सा हमें ये समझ आ जाएगा कि मॉडल कैसे समझना होता है, उसका क्या मतलब है, उसको किस तरह से देखते हैं, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। तो इसलिए कल हम जब वेरी फर्स्ट मॉडल पढ़ रहे होंगे तो कोशिश करें कि कल के दिन छुट्टी ना की जाए, ठीक है? नहीं, कल टेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो इतना पढ़ा ही नहीं है। शुरू में अल्टरनेट वीक पे टेस्ट होगा, आगे देखेंगे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि हम कितना पढ़ते जा रहे हैं। मेरे जहन में पहला टेस्ट है नेक्स्ट सैटरडे, जब हमारा चैप्टर 7 ख़त्म हुआ होगा इंशाल्लाह। और फिर जो उससे अगला टेस्ट है वो उससे 3 हफ्ते छोड़ के जो सैटरडे है, जब हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। फिर उससे वेरी नेक्स्ट वीक ही चैप्टर 9 ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो उसी वीक ख़त्म हो जाएगा, तो उसी वीक टेस्ट हो जाएगा। तो ये 3 चैप्टर्स करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या पैटर्न है जी। ईद से पहले 2 हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये 2 बड़े जो हैं 7 और 8, ठीक है जी। तीसरे वाले के मुश्किल से 2-3 लेक्चर्स होते हैं चैप्टर 9 के, लेकिन बहरहाल वो ईद अचानक से आ जाएगी और ईद के आसपास फिर आपको पता है वो कुछ और भी आ जाता है। अल्लाह खैर करे, तो वो अल्लाह करे कि वो ईद की छुट्टियों में ही कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप अभी वापस आएँ उसके बाद रिज़ल्ट आए, फिर रिज़ल्ट की फिर से 1-2 छुट्टियाँ हो जाएँ। तो अच्छा छुट्टियों में लगा हो जाए, ताकि जो है ना वो जब आप आएँ तो आप बिल्कुल यकीन कामिल की मंजिल पे हों, ठीक है जी। जी किस पे? अगर रिज़ल्ट उसके साथ जुड़ा हुआ, अल्लाह करे हम तो चाह रहे हैं कि उसके बीच में ही कवर हो जाए। तो ईद पे असूलन आधी पिछले वीक और आधी अगले वीक, ईद बिल्कुल दरमियान में सैटरडे पे करके आ रही है। फ्राइडे सैटरडे का डाउट तो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि पिछला धक्के से उन्होंने जो है वो अब 29 के अब 2-3 इकट्ठे हो गए हैं। तो अब ये वाला इन्हें करना ही पड़ेगा 30 का, नहीं तो साबित हो जाएगा कि ये सियासी सारे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। तो ईद सैटरडे की तरफ ही तकरीबन, मतलब मोर देन 95% चांस है कि सैटरडे को ईद। तो सैटरडे की ईद का मतलब है कि उससे पीछे के 2-3 दिन और उससे आगे के 2-1 दिन। क्या चीज़? पता नहीं, आपको लगता होगा 3 मई को रिजल्ट आना है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जल्दी आ जाएगा। आई कैप अनाउंस करके थोड़ा जल्दी दे देता है ना ऐसे ही, तो इसलिए जनरली कह रहा हूँ कि हो सकता है जल्दी आ जाए। मुझे लगता है ईद की छुट्टियों में आ जाना है, आप तो 3 मई पे पहुँचे हुए हैं, और हो सकता है छुट्टियों में टाइम उनके पास कम हो, तो आते साथ ही जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हो दूसरे दिन रिजल्ट आपके सामने खड़ा हो। तो हमें काम करेंगे ना, जो गवर्नमेंट की छुट्टियाँ उनसे 1 छुट्टी इजाफी कर लेंगे, ये सोच के कि शायद पहले वर्किंग डे आई के रिजल्ट दे दे, ठीक है जी। इससे पहले कि आप लोग ज़्यादा घबरा जाएँ, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।